गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग सेकंड लेक्चर्स करेंगे मैट्रिक्स का और इसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली आज पूरा का पूरा क्लास मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड रहेगा, इसलिए शुरू में ही बता दें। लोगों को लगता है कि मल्टीप्लिकेशन तो बड़ा आसान सा चीज है, बस तुरंत तुरंत कर लो और काम आपका हो जाएगा। लेकिन देखिए, जब तक आप बोर्ड्स के व्यू से काम करते हैं तब तक तो ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कुछ है नहीं। लेकिन जब आप थोड़ा सा उसके लेवल को अपग्रेड करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव जाते हैं, तो फिर इसका इंपॉर्टेंट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम रखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विथ स्केलर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विथ स्केलर। देखिए, अगर ये देखिए, स्केलर का मतलब कांस्टेंट होता है। कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, किसी मैट्रिक्स को अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, यही है, ये बहुत आसान है। डिटरमिनेंट में भी आप देखे थे, जब किसी डिटरमिनेंट को अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे तो वो पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम में जाता था, आपको याद होगा। ठीक है, आप याद करो कि अगर कोई डिटरमिनेंट आपके पास था 1 2 3 2 1 5 0 3 1, अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपको किसी पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम में जाता था। याद करिए, बाकी एज यूजुअल लिखाता था। यही आपका हो गया। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में आपको, ठीक है, जैसे 2 1 3 4, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, पूरे एलिमेंट में। ओके, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6 एंड 2 और 8। अच्छा, ये चीज हम लोग डिटरमिनेंट में प्रूफ किए थे कि ऐसा क्यों होता है, डिटरमिनेंट में दिखाया गया था। और यहां पे ये भी हम बता दें कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आखिर ये सारे एलिमेंट में क्यों मल्टीप्लाई कर जाता है। ओके, इसके लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं आपको। जैसा कि हम लोगों को पता है कि मैट्रिसेस का एक्चुअल काम क्या होता है, डाटा का कलेक्शंस करना। ठीक है, यही काम मैट्रिसेस करता है। तो चलिए हम तीन बच्चों का, हम तीन बच्चे ले लेते हैं, S1 S2 और S3। उन्होंने तीन सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और इनका कुछ मार्क्स आउट ऑफ 100, मतलब इस सब्जेक्ट ऐसा आया। ठीक है, कुछ का बहुत ही बुरा है ना। रिजल्ट काफी खराब था, दिख रहा है आपको, है ना। आउट ऑफ 300 मार्क्स जो दिख रहा है। तो कहानी में ये ट्विस्ट है, देखिए डाटा है, ये हमने तीन बच्चों का डाटा तैयार किया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का। ठीक है, तीन बच्चों का। तो आउट ऑफ 300, अगर हम यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में देखें 100 100 100 300 मार्क्स में ये मार्क्स आया, या आउट ऑफ 100 देखें इस सब्जेक्ट तो ऐसा मार्क्स आया। अब ये रिजल्ट को आपको भेजना है स्कूल मैनेजमेंट को, जो टीचर्स जो है स्कूल मैनेजमेंट को भेजना है, और ये रिजल्ट को आपको भेजना है किसको, गार्जियन को। ठीक है, तो टीचर्स या फिर जब मैनेजमेंट के पास जाता है तो मैनेजमेंट ये सोचता है रिजल्ट तो बहुत खराब है। अगर हम गार्जियन को भेजते हैं मतलब पूरा क्लास का ही रिजल्ट खराब है, तो अब गार्जियन को अगर भेजते हैं तो फिर दिक्कत है। तो ये लोग मार्क्स में मैनिपुलेट करता है, मार्क्स को क्या करता है, मैनिपुलेट करके आता है। मतलब ये हो रहा है कि आप 10% मार्क्स बढ़ा दीजिए हर सब्जेक्ट में, 10% मार्क्स आप हर सब्जेक्ट में बढ़ा दीजिए। तो देखिए, ये सीबीएसई वगैरह में होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। आप लोग जब लिखिएगा तो कोई कोई सब्जेक्ट आपको चौंका देगा कि आप लिखे तो 80 थे, मार्क्स 90 कैसे दिख रहा है, तो वो होता है। तो मैनिपुलेट किया गया कुछ मार्क्स को और 10% सब में इंक्रीज किया गया। तो 10% इंक्रीज का मतलब है कि इसको 1.1 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। 1.1 से आप क्या करो, S1 S2 S3, ओके, 40 30 25 and 40 and 70 and 50 and 60 and 40 and 55 and physics chemistry and maths। 10% का मतलब 1.1, 20% का मतलब 1.2, मल्टीप्लाई कर दो। देखो ना, 40 से अगर 1.1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 40 इंटू 11 बाई 10 44 आ जाएगा।
44। ऐसे में इसका 10% कितना होगा? 4 ही होगा। मतलब जिनका जो भी मार्क्स आया है उसमें आप 10% मार्क्स इंक्रीज कर दीजिए, उस मार्क्स में 10% इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, तो जो नया मार्क्स तैयार हुआ वो कैसे तैयार हुआ? ये हो गया 44, ये भी 44 हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, ये 77 हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा, 2.5 यानी 27.5 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा, और ये 55 है तो 5.5 यानी कि 60.5 हो जाएगा। ओके, तो हम लोगों को समझ में आया कि मैट्रिसेस में अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे में क्यों चेंज कर जाता है, क्योंकि आप डाटा को बदल रहे हैं, ठीक है, डाटा को बदला जा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके, तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल्स था जिसको आप देख के समझ सकते थे कि ये कैसे काम किया या किस तरह से किया। इन जनरल आप क्या लिख सकते हैं इसमें? देखिए, इन जनरल आप ये लिख सकते हैं, एक मैट्रिक्स ले लो आप ए। मैट्रिक्स को कैसे दिखाते हैं? मैट्रिक्स के एलिमेंट को ऐसे दिखाते हैं, सिंबॉलिकली ऐसे होता है, ये m इंटू n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर इसको हम लोग k से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? ये k चुपचाप अंदर चल जाएगा और एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा, ठीक है। अगर ये ऐसा हुआ तब आप इसके बदले में ये बोल सकते हैं। ओके, अच्छा, यहां से एक रिजल्ट हम आपको और देते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अक्सर पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। मतलब यहां से हम एक बात देखिए, हम एक लाइन में भी बोल के निकल सकते थे कि मैट्रिक्स में जो आप मल्टीप्लाई करते हैं ना किसी भी कांस्टेंट से, वो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, ये बोल के हम निकल सकते थे और हमारा काम भी खत्म हो जाता। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा उस चीज को फील करें, समझें कि अगर क्वेश्चन आता है इसके ऊपर बेस तो फिर आप कैसे बनेंगे। एक क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिशन्स में भी आता है और स्कूल एग्जाम में भी आता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपसे पूछा गया कि डिटरमिनेंट के ए क्या होगा, ठीक है। जहां पे ए मैट्रिक्स है और के आपका स्केलर है, कांस्टेंट है। अच्छा, किसके लिए? फॉर थर्ड ऑर्डर, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स है जो थर्ड ऑर्डर का है, ठीक है। उसमें अगर आप के से मल्टीप्लाई करते हैं और देन डिटरमिनेंट लेते हैं तो क्या होगा, सवाल ये। तो देखिए, एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं, वो आपको समझ में आएगा। सपोज करिए एक मैट्रिक्स आप कंसीडर करिए थर्ड ऑर्डर का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। अब क्या करो, इसमें आप के मल्टीप्लाई कर दो, तो के आप यहां लिख रहे हो 1 4 7 2 5 8 एंड 3 6 9, तो कितना हो जाएगा? के अंदर जाएगा, ये हो जाएगा के, ये हो जाएगा 2k। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में अक्सर आता है इस तरह का ऑब्जेक्टिव। 4k, ये हो जाएगा 5k, ये हो जाएगा 6k, देन फिर ये 7k 8k एंड 9k, ये हो गया। ये किसका रिजल्ट आया बाबू? ये रिजल्ट आया के ए का। अब आप क्या करो, इसका डिटरमिनेंट ले रहे हो, तो के ए का आप डिटरमिनेंट ले रहे हो, डिटरमिनेंट साइन यहां भी आएगा, तो के 2k 3k 4k 5k 6k 7k 8k 9k। चल, अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये के ए तो आपका वैसे ही रह जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये डिटरमिनेंट बन गया है, तो डिटरमिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कुछ कॉमन निकलता है तो बाहर निकलता है, तो यहां से आप के को बाहर निकालिए। ध्यान दीजिए, यहां से भी के कॉमन बाहर निकलेगा। आप लिख सकते हैं कॉमन के फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, डिटरमिनेंट। तो दैट केस में देखिए, यहां से भी के एंड के, 3k निकल जाएगा, तो ऊपर में कितना हो जाएगा? 1 2 3, फिर कितना हो जाएगा? 4 5 6, फिर कितना हो जाएगा? 7 8 9। तो देखिए, ये रिजल्ट जो है दिस इक्वल टू के क्यूब, और ये रिजल्ट को आप ए बोल सकते थे, ठीक है। तो के क्यूब डिटरमिनेंट ऑफ ए, दिस इज अ रिजल्ट। इसका ये मतलब हुआ कि डिटरमिनेंट के, अच्छा होगा हम इसको ऐसे लिखें तो थोड़ा और बेहतर होगा, थर्ड ऑर्डर।
ओके, जब डिटरमिनेंट लीजिएगा तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा के क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ए। अगर डिटरमिनेंट ऑफ के इन ऑर्डर का होगा तो दैट केस में कितना हो जाएगा, के टू द पावर इन एंड डिटरमिनेंट ए इज द इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये मिलता है क्वेश्चन, मतलब कोई भी कांस्टेंट होगा तो जिस ऑर्डर का है वो उसके साथ चल जाएगा पावर में, और ये ऐसे लिखा जाएगा। कैसे हुआ वो हम आपको पूरा दिखाएं। हम एक मैट्रिक्स लिए थर्ड ऑर्डर का, उसमें हमने के से मल्टीप्लाई किया, के सारा अंदर चला जाएगा क्योंकि मैट्रिक्स को अगर मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो उस केस में आपका के अंदर सारे एलिमेंट में जाएगा, वो चला गया। अब आप इसका डिटरमिनेंट लेना चाहते हो, डिटरमिनेंट लगाओ तो दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगा दो, लगा दिए। लेकिन डिटरमिनेंट का क्या प्रॉपर्टी कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कुछ भी कॉमन हो तो बाहर निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से R1 R2 R3 से आप कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से भी निकाल सकते थे, कॉमन बाहर निकाल, तो इससे ये बाहर आ गया, के क्यूब बन गया। और ये जो रिजल्ट है वो आपका कुछ इस तरह से हो गया। तो फाइनली आपके पास क्या हुआ, ये के क्यूब हो गया, और इसको आप लिख सकते थे ये डिटरमिनेंट पे। तो आई थिंक हो गया ये, और तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्लियर हुआ, कोई दिक्कत है इसमें, जल्दी बोले आप लोग। बढ़ाते हैं इसको, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। बिठा देते हैं इसको। देखिए एक दो क्लास एक्स्ट्रा चल जाएगा, लेकिन आपको कायदे से हर चीज हम पढ़ा देंगे, ठीक है। इसमें देखिए फिर क्या है, एक क्वेश्चन छोटा सा देखते हैं इसमें। इफ ए इज इक्वल टू डायगोनल 1 -1 2 एंड बी, ध्यान दीजिएगा, डायगोनल 2 3 -1, देखिए सब डायगोनल केसेस में लिखा हुआ है। और कल के क्लास में हम बताए थे, पिछले क्लास में, कि ये मतलब अगर कोई एलिमेंट इस तरह से है, अगर ऐसे है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डायगोनल 1 2 3, बस इन शॉर्ट। तो दो मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ डायगोनली एलिमेंट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बताइए फाइंड 3a + 4b। अब ये क्वेश्चन डायगोनल बढ़ा के हम क्यों नहीं करवाएं, इसलिए नहीं करवाएं कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का एक कंसेप्ट आ रहा था जो कि अभी जस्ट बात हुई। ठीक है, आप लोग इसमें मजबूत हैं तो आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं था, कल भी कर लेते हैं। अब देखिए 3a + 4b, तो पहले 3a निकाल लो। 3a में क्या करोगे ना, ये 3 सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ फर्क यही पड़ने वाला। मान लो इसी को 3 से मल्टीप्लाई करना था तो ये 3 होता, ये 0 0 होता, ये 0 होता, ये 6 होता, ये 0 होता, ये 0 0, ये 9 होता। मतलब जो भी इफेक्ट डालता सिर्फ डायगोनल पे करता। तो मतलब अगर 3a करते तो सिर्फ इफेक्ट यहाँ पे आता, तो यानी कि यहाँ भी इफेक्ट सिर्फ यहीं पर आएगा। तो डायगोनल हो जाएगा 3 -3 और 6। अब 4b है, 4b अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा डायगोनल 4 × 2 8, 4 × 3 12 और 4 × -4। अब आप इसको ऐड कर लो। जब आप इसको ऐड करोगे तो सिर्फ डायगोनल ही बचेगा इसमें भी, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई चीज ऐड भी करते हो, मान लो 2 0 0 0 3 0 0 0 5 एक दूसरे डायगोनल वाला से मैट्रिक्स से करते हो, तो ये 0 तो ये 0 से ऐड होगा तो कोई इफेक्ट डालेगा ही नहीं। इफेक्ट कहाँ पे आएगा, फिर सिर्फ डायगोनल में ही आएगा। तो यानी कि आप डायरेक्ट, मतलब एक बात हम लोग सीख रहे हैं कि डायगोनल का जो काम होता है सीधे सीधे डायगोनल से कर लिया जाता है। ऐड करेगा तो क्या होगा, ये हो गया डायगोनल, और ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 2, ऐड हो गया। दिस इज द आंसर। आप चाहो तो पूरा मैट्रिक्स बना के भी ये काम कर सकते हो, और नहीं तो डायरेक्ट भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था जो हम कंसेप्ट अभी बात किए, ये था कि किसी स्केलर को जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, ठीक है। ओके, अगला जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस।
ये जो टॉपिक है हम बार बार रिपीट करें, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास के वैसे बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन का मतलब कर रहे हैं, वहां पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिखते हैं, और ऑब्वियसली जो दिखेंगे वो थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन होंगे। देखिए डिटरमिनेंट में मल्टीप्लिकेशन पढ़ाने का मौका नहीं मिला, ठीक है, और डिटरमिनेंट में जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, उसमें होता क्या है कि आप रो को रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉलम को कॉलम से कर सकते हैं, कॉलम को रो से कर सकते हैं, कॉलम कॉलम भी कर सकते हैं, मतलब डिटरमिनेंट में किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई होता है। बट मैट्रिसेस में क्या होता है, एक स्पेशल फॉर्मेट है कि उसको जब भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से करेगा वो रो टू कॉलम करिएगा, ठीक है। इस बार जैसे एक क्वेश्चन आप लेके देख लीजिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपको, सपोज एक मैट्रिक्स है जो कि 2 0 3 -1 एंड 4 1, ये आपका जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो लिख दिया करिए, 2 रो है और 3 कॉलम है, तो यहाँ पे हम लिख दिए 2 × 3। एक दूसरा मैट्रिक्स हम आपके लिए लेते हैं बी, जो कि 1 3 -1, ओके, एंड 2 4 2 है, ये दूसरा मैट्रिक्स है। आपको साफ दिख रहा है कि 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 2 वर्टिकल लाइन है, मतलब 3 रो और 2 कॉलम है। अब इन दो मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या मल्टीप्लाई करना है, देखिए आप जब रियल नंबर पढ़ते थे तो आप 2 × 3 मल्टीप्लाई करिए या 3 × 2 मल्टीप्लाई करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैट्रिक्स में ऐसा आप नहीं कर सकते, मैट्रिक्स में ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर को आप बदल नहीं सकते हैं। आपको ये पहले जानना होगा कि आप a × b करना चाह रहे हैं या b × a करना चाह रहे हैं, इसका फर्क पड़ता है, ठीक है। तो फिलहाल हम a × b करना चाह रहे हैं, तो कुछ कंडीशंस है कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होता है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी मैट्रिक्स दे दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा नहीं होता है। मल्टीप्लाई होने के लिए सबसे मस्ट कंडीशन क्या है, सबसे पहले तो ऑर्डर लिख लीजिए आप, ओके। देखिए दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई हो सकता है जब पहले वाले का कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के बराबर हो, तभी ये मल्टीप्लाई हो सकता है। मतलब मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन रो टू कॉलम फॉर्म में चलता है। रॉयल चैलेंज आप सुने हुए हैं आईपीएल में, ठीक है, याद रखना होगा रो टू कॉलम, कभी भूल जाए तो रॉयल चैलेंज याद कर लीजिए तो आपको याद आ जाएगा, या जिस भी तरीके से याद रखिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लाई होता है रो टू कॉलम होता है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब पहले मैट्रिक्स का रो यूज होता है और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम यूज होता है। अच्छा ऐसा क्यों होता है, यहां से भी आप देख सकते हैं, पहला मैट्रिक्स इस ऑर्डर का है और दूसरा मैट्रिक्स इस ऑर्डर का है, ये दोनों तभी मल्टीप्लाई होगा जब फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के बराबर हो, ओके। तो चलिए हम मैट्रिक्स लिख देते हैं 2 0 3 -1 4 1, और दूसरा मैट्रिक्स भी लिख रहे हैं 1 3 -1 एंड 2 4 2। अगर जिन लोगों को नहीं आता ध्यान से देखिएगा, जिन लोगों को आता है समझ लिए बस रिवीजन है और कुछ है नहीं, ठीक है। अब देखिए देखिए इसमें बहुत सारा छोटा छोटा प्रॉपर्टी होगा, हम सारे प्रॉपर्टी को डिस्कशन करेंगे, जरूरी है आगे एडजॉइंट इनवर्स के लिए भी सारे टेक्निकल बात को आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, कुछ रटना नहीं है, सब समझना है। तो देखिए हमने क्या बोला कि दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई हो सकता है जब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर हो। तो ये दोनों तो खत्म हो गया, बचा कौन, ध्यान से देखो, पहले वाले का रो बचा और दूसरे वाले का कॉलम बच गया, खुद से देख लो बच कौन जा रहा है, इधर रो बच रहा है और इधर कॉलम बच रहा है। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, इधर से रो और इधर से आप कॉलम को यूज करना है, और फाइनल रिजल्ट भी आप बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए फाइनल रिजल्ट क्या होगा ए बी का, देखिए इधर बचा कौन 2 और ये कौन बचा 2, ये फाइनल रिजल्ट होगा, जो बच जाएगा वो फाइनल रिजल्ट होगा। मतलब इससे जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर तैयार होगा वो इस ऑर्डर का ही होगा। मतलब कई बात हम लोगों को पहले ही पता चल जाता है। क्या पता चल जाता है कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, सबसे पहला ये बात है। तो यहाँ पे इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि ए का कॉलम बी के रो के बराबर है, मल्टीप्लाई तो करेगा।
कैसे करेगा, इधर करो, इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। फाइनल का रिजल्ट क्या होगा, फाइनल का रिजल्ट 2 इंटू 2 होगा, क्योंकि यही दोनों बचा है। तो अब देखिए मल्टीप्लीकेशन कैसे करिएगा, पहला क्वेश्चन है तो चलिए कर लेते हैं हम लोग। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इस एलिमेंट को, जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो हर एलिमेंट एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेगा। बोलने का मतलब है 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -1। मैक्सिमम बच्चों को उम्मीद करते हैं ये आता है, हम मुझे पता है, लेकिन फिर भी एक बार बताना जरूरी, हम समझ रहे हैं। अब देखिए इसी रो को फिर इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करिए। अभी हम पहले ही रो यूज करें, जब पहला रो यूज करें तो पहले ही रो में लिखाएगा, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे पहला रो है और दूसरा कॉलम है, तो यहाँ पे जगह बदलेगा, मतलब 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 और प्लस 4 इंटू 2 हो गया। अब और कॉलम यहाँ पे नहीं है, तो इस रो का काम खत्म हो गया। अब हम सेकंड रो में जाएंगे, अब हम यहां से सेकंड रो में जाएंगे, और सेकंड रो भी यहाँ पे इससे और इससे मल्टीप्लाई पारापारी करेगा, तो यानी कि 0 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 3, ओके, एंड प्लस 1 इंटू -1, ठीक है। एंड यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब एक रो यहाँ पे जितना कॉलम होगा सबसे मल्टीप्लाई करेगा। फिर जब एक रो का काम खत्म होगा तो हम फिर सेकंड रो में मूव करेंगे। तो चलिए देखते हैं कितना हो जाएगा। ये हो गया 2, ये हो गया 9, 9 तो 11, 11 में से 4 जाएगा यानी कि 7। अगले वाले को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए ये हो गया 4, ये हो गया 12, 12 4 16, और ये 8 मतलब 24। ये हो गया 0, ये -3 और ये -1 यानी कि -4। ये हो गया 0, ये -4 प्लस 2 यानी कि -2 हो गया, और दिस इज द ए बी। और आपको साफ दिख रहा है कि 2 इंटू 2 ऑर्डर का मल्टीप्लीकेशन ऐसे ही होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जो लोग नहीं जानते होंगे पहले से मल्टीप्लीकेशन, उनको आराम से समझ में आ गया। जो जानते होंगे उनके लिए तो हम कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है, उनको लगेगा यार फालतू था, मिटा दें इसको। चलिए इसको मिटा देते हैं, लेकिन देखिए पेशेंस रखिए, ये शुरू का चैप्टर से मैक्सिमम ने पढ़ा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बात जरूर सीखिएगा हर क्लास में, ओके। और इससे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपको मिलता ही मिलता है। तो ये ए भी हो गया। चलिए हम लोग इन जनरल हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, उस पे बात कर लेते हैं या उस पे देख लेते हैं। लेकिन देखिए हम क्या बोले थे, मल्टीप्लीकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप ए इंटू बी करना चाह रहे हैं या बी इंटू ए करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर आप बी इंटू ए करते तो बी को पहले लिखना होता, तो बी का ऑर्डर कितना है 3 इंटू 2, ध्यान दीजिए, और ए का ऑर्डर कितना है, देखिए 2 इंटू 3। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि क्या बी ए मल्टीप्लाई हो सकता है। ऑफ कोर्स हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि इसका कॉलम इसके रो के बराबर हो गया है, तो मल्टीप्लाई तो होगा, ठीक है। याद रखिएगा फर्स्ट का क्या, फर्स्ट का कॉलम इक्वल होगा सेकंड के रो के, याद रखिएगा यही कंसेप्ट है। फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन के, फॉर मल्टीप्लीकेशन, तभी मल्टीप्लीकेशन होता है। अगर कोई ऐसा रहता, मान लो कि बी रहता 3 इंटू 4 और ए रहता 2 इंटू 3, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये दोनों अलग है, तो ये मल्टीप्लीकेशन वहां पॉसिबल ही नहीं था। अच्छा देखिए यहां तो खैर पॉसिबल है, दिख रहा है, तो आपको फाइनल मैट्रिक्स क्या बनता, बी ए बनता, ऐसे ही कुछ आता। लेकिन इस बार ऑर्डर देखिए, ऑर्डर बदल गया। हम निकाल नहीं रहे, बी ए हम नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ आपको दिखा रहे हैं बी ए, हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे ये 3 इंटू 3, तो ऑफकोर्स जो यहां से बी ए निकल के आएगा वहां पे आपको इस तरह का आएगा 3 इंटू 3। तो तब आप साफ देख रहे हो कि ए बी का रिजल्ट बी ए के बराबर नहीं आ रहा है इस केस में, साफ देख रहे हो। अब एलिमेंट क्या क्या आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल आपको समझ में आ रहा है कि इसमें 4 ही एलिमेंट है, इसमें 9 एलिमेंट है, तो बराबर तो होगा ही नहीं।
यानी कि इस केस में ए बी बी ए के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आप मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हो, ए बी कर रहे हो या बी ए कर रहे हो। तो ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे कुछ और बात को आगे बढ़ाते हैं। ओके, इन जनरल हम लोग क्या बोल सकते हैं वो देखते हैं। इन जनरल देखिए, इन जनरल अगर एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, कैसा मैट्रिक्स को हम ऐसे सिंबॉलिकली दिखा सकते हैं, एलिमेंट के लिए ये यूज कर सकते हैं, और ऑर्डर के लिए हम मान लो कि m इंटू एन कर लेते हैं। बी बी के लिए हम एलिमेंट बी आई जे ले लेते हैं, और ऑर्डर के लिए हम लोग n इंटू पी ले लेते हैं। तो व्हाट इज ए बी? तो ए बी जो होगा वो भी एक मैट्रिक्स होगा, उसमें भी एलिमेंट होगा, तो मान लेते वो एलिमेंट सी आई जे होगा, और एन और एन सेम है, तो फाइनल मैट्रिक्स ऐसा बनेगा। ओके, अच्छा एक चीज और समझिए, जो आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, ए और बी करते हैं, ऐसे करते हैं, तो इसका एक नाम है दोनों का, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई, मतलब बाद वाला। मतलब कहीं पे अगर दिख गया तो आप समझ सकते हैं बात को, इसको हम लोग बोलते हैं प्री मल्टीप्लाई। ठीक है, ए इज कॉल्ड प्री मल्टीप्लाई, मतलब जो पहले है वो प्री मल्टीप्लाई करता है, जो बाद में वो पोस्ट मल्टीप्लाई करता है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे इस केस में, ठीक है, मतलब ए आपके पास m इंटू एन था और b आपके पास n इंटू पी था, तब आप ए बी निकालें तो n और n बराबर था, तो m इंटू पी निकला। लेकिन अगर आप बी ए निकालते, बी एन इंटू पी है और ए एम इंटू एन है, तो इस बार ये इक्वल नहीं है, तो बोल तो क्या लिखेंगे, बी ए इज नॉट पॉसिबल। तो एक चीज हम लोग और देख रहे हैं कि अगर ए बी मल्टीप्लाई हो जाता है तो जरूरी नहीं है कि बी ए निकल जाए। अच्छा, पिछले वाले में क्या हुआ था याद करिए, पिछले वाले में हम ये देखे थे कि बी ए तो आया था लेकिन एक अलग मैट्रिक्स आया था, ये नोटिस किए थे हम लोग। और इस केस में क्या देख रहे हैं, बी ए हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि, इसका मतलब एक लाइन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इफ ए बी इज डिफाइंड, इफ ए बी इज डिफाइंड, it is not it is not necessary BA is defined। अभी तुरंत दो केस लिए हैं हम लोग, तुरंत दो केस लिए। पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, बी ए डिफाइन तो हो रहा था लेकिन ऑर्डर अलग था, तो वहां भी ए भी बी ए के बराबर नहीं आया। और इस केस में क्या हुआ कि ए बी तो पॉसिबल था, क्योंकि देखिए मल्टीप्लीकेशन हमेशा सिर्फ ऑर्डर से होता है, तो भाई एलिमेंट इसके अंदर कुछ भी रखो कुछ भी रखो, ऑर्डर तो यही रहना है। तो यदि ये और ये बराबर है तो मल्टीप्लाई तो हो ही जाएगा और फाइनल ऑर्डर यही बनेगा। लेकिन जब आप बीए करने जा रहे हो तो फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के बराबर नहीं है, तो बीए तो मल्टीप्लाई ही नहीं होगा, तो बीए इज नॉट पॉसिबल। तो इससे हम लोग एक बात समझे कि अगर ए बी डिफाइंड है, मतलब ए बी हो सकता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि बी ए भी डिफाइंड हो। ठीक है, और ये तो बड़ा ऑब्वियस है कि मतलब जनरली हम लोग देखते हैं कि ए बी होता है लेकिन बी ए उसके बराबर नहीं आता है, ये बहुत ऑब्वियस है। मतलब ए बी डिफाइंड हो रहा है और बी ए भी डिफाइंड हो रहा है, तो कोई जरूरी नहीं कि दोनों का ऑर्डर सेम हो। ठीक है, इफ ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी, मतलब ऑर्डर आपका दोनों का क्या हो कि सेम हो। चलिए कुछ एग्जांपल से हम आपको यहाँ पे कंसेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझिएगा, यहाँ पे हम आपको तीन केस हम आपको करके दिखाते हैं। ओके, जैसे एक सिंपल सा हम लोग लेते हैं पहला केस, फर्स्ट केस में आते हैं। एक मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग, मान लीजिए कि 2 इंटू 3 ऑर्डर का। एक दूसरा मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं 3 इंटू 2 ऑर्डर का। तो ए बी क्या हो रहा है इस बार बाबू, ए बी करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 आ रहा है। और अगर आप बी ए यहाँ पे करते हो, बी ए मतलब बी वाला पहले लिखोगे, तो ये और ये बराबर हो जाएगा, तो 3 इंटू 3। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए बी एंड बी ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, both are defined but order is different। तो इसका मतलब है
कि ए बी बी ए के बराबर नहीं आ रहा है। ओके, पहला पहला कंसेप्ट हम ये देखें, मतलब आपको ये समझना होगा कि मल्टीप्लिकेशंस में कैसा कैसा कंडीशंस आता है। ठीक है, अच्छा एक केस हम लोग और क्या देखे थे, याद करिए। ये तो इस तरह का केस हुआ। ठीक है, एक केस थोड़ी देर पहले हम लोग के देखे थे कि वो हो ही नहीं पा रहा था, जैसे ये वाला केस था, हो ही नहीं पा रहा था। अच्छा, एक केस हम लोग और देख सकते हैं कि अगर ए आपका 2 इंटू 3 है और बी 3 इंटू 4 है, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 2 इंटू 4, मतलब इज डिफाइंड। तो बी ए कितना होगा, तो लिखेंगे बी ए पॉसिबल नहीं है, बी ए करेगा तो पॉसिबल नहीं है, तो लिखेंगे बी ए इज नॉट डिफाइंड। तो अगेन ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। एक केस हम लोग इसमें और देखते हैं। अच्छा, हम ये सोचते हैं कि क्या कि कभी ऑर्डर बराबर नहीं होगा। हाँ होगा। जैसे एक हम मैट्रिक्स ले लेते हैं n इंटू एन ऑर्डर का, एक दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं वो भी सेम ऑर्डर का। तो जब ए बी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा n इंटू एन, मतलब इज डिफाइंड। और जब बी ए करोगे तो वो भी n इंटू एन आएगा, इज डिफाइंड। तो क्या ए बी बी ए के बराबर होगा, बोलिए जल्दी। इस केस में ए बी बी ए के बराबर होगा। देखिए ये केस में तो ऑर्डर ही अलग था, तो बराबर होने का कोई चांस ही नहीं था। इसमें तो एक तो डिफाइन ही नहीं हो पाया, इसमें दोनों डिफाइन हो रहा है, दोनों को ऑर्डर भी सेम है। आप मुझे ये बताओ कि क्या ए बी बी ए के बराबर होगा? इसमें भी बराबर नहीं हो सकता है, इसमें भी नॉट नेसेसरी। ठीक है, मतलब नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है, एलिमेंट हो सकता है अलग अलग आ जाए। मतलब ये ए बी जब आप लाए ना तो ये भी 9 आया, और जब बी ए लाए ये भी 9 ही आया। लेकिन देखा गया कि इसमें जो एलिमेंट था और इसमें जो एलिमेंट था दोनों अलग हो गए। मोस्टली क्या होता है मालूम है कि बी ए और ए बी बराबर नहीं होता। मोस्टली, हम ये नहीं बोले कि होता ही नहीं है, ये दिमाग में नहीं रखना, मोस्टली बराबर नहीं होता है। क्लियर हुआ? मतलब इसीलिए हम आपको 3 केस करके दिखाएं। देखिए एक तो जनरली ऐसा आ सकता है कि ए बी और बी ए दोनों अलग अलग ऑर्डर का है, तो ये तो क्लियर हो गया कि इक्वल नहीं। एक ऐसा होगा कि ए बी तो डिफाइन हो रहा है, बी डिफाइन ही नहीं हो रहा है। अच्छा, एक ही हो सकता है कि ऑर्डर जब सेम होता है तो दोनों डिफाइन होता है, लेकिन हो सकता है कि अंदर का जो एलिमेंट हो वो दोनों अलग अलग आ जाए। ठीक है, तो हम लोग ये समझ में आया कि मोस्टली आपको ये ए बी और बी ए बराबर नहीं होता, मोस्टली। ठीक है, ओके, उम्मीद करते हैं अभी तक आप ये बात समझे होंगे यहाँ पे, है ना। और कभी कभी बराबर हो भी जाता है, ठीक है, लेकिन हम एक चीज समझे कि ज्यादातर बराबर नहीं होता है। तो ज्यादातर ऐसे ही केस आपको नॉर्मल यही सब केस मिलता है कि आप ऐसा किए तो ऐसा आ गया। इसमें आपको देखिए कि ए बी डिफाइन हुआ, बी डिफाइन ही नहीं हुआ। इसमें ऑर्डर तो सेम है लेकिन एलिमेंट अलग आ गया। तो ज्यादातर यही 3 केसेस दिखते हैं। तो मोस्टली ये आपको बराबर नहीं होते, बट कुछ स्पेशल केस में ये बराबर भी हो जाता है। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि थोड़ा सा प्रॉपर्टीज कर दें तो क्वेश्चन करने में थोड़ा सा मजा आएगा। ओके, किया जाए प्रॉपर्टीज इसका, या कुछ क्वेश्चंस कर दें? एक आध क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का आप करो, फिर बात करते हैं। ए आपके पास 1 2 3 है, ठीक है, 1 2 3, और बी आपके पास है 2 3 4। आपको निकालना है फाइंड ए बी एंड बी ए, फाइंड ए बी एंड बी ए। देखिए इस केस में क्या होगा, आपको साफ दिख रहा है ए और बी निकालना हो तो ये हो गया 1 2 3, मतलब हॉरिजॉन्टली 3 लाइन है, वर्टिकली एक लाइन है। 2 3 4, हॉरिजॉन्टली एक ही लाइन है बट वर्टिकल यहाँ पे 3 लाइन है। तो जो फाइनल रिजल्ट बनेगा, ध्यान से देखिएगा, फाइनल जो रिजल्ट बनेगा वो 3 इंटू 3 का बन जाएगा। देख रहे हैं, ये और ये पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए, तो 3 इंटू 3 बनेगा। तो तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है
कि रो कॉलम को मल्टीप्लाई होता है, यानी कुछ ऐसा बनेगा 1 into 2। अब क्या करेगा, कॉलम में एक ही एलिमेंट, फिर ये जाएगा दूसरे कॉलम के पास तो 1 into 3, फिर ये जाएगा आपको इस कॉलम में। खास के इस तरह का क्वेश्चन लिए क्योंकि बच्चे गलती कर देते हैं। देखिए कॉलम, हम इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, और इसमें रहता तो और भी मल्टीप्लाई होता, लेकिन है नहीं। फिर हम इसी रो को, एक बार रो जब आप ओपन करते हैं तो सारे कॉलम का काम कर लेना होता है। अब आप सेकंड रो में आने, जब सेकंड रो में आना तो सेकंड रो में आ जाइए, जगह बदलिए, ये हो जाएगा 2 into 2, फिर ये इसके साथ जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई हमेशा ऐसे होता है, ऐसे ख्याल रखिए, इधर से आएगा और ऐसे जाएगा, तो देखिए ये 2 और 3 हो जाएगा, फिर ये इधर आएगा 2 into 4, एंड सिमिलरली यहाँ पे आइए 3 into 2 and 3 into 3 and 3 into 4। कितना हो गया, देखिए रिजल्ट हो गया ये 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 12। लेकिन जब यही आप बी ए निकालने के जाइएगा तो देखिए रिजल्ट कैसे बदलता है। बी ए, बी कितना आपके पास है 2 3 4, ए कितना है 1 2 3। देखिए ये हो गया 1 into 3, ये हो गया 3 into 1, यानी कि इस बार फाइनल जो रिजल्ट होगा वो 1 into 1 का बनेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक ही रो है और एक ही कॉलम, तो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 2 into 1, 3 into 2 and 4 into 3। रिजल्ट हो जाएगा ये 2, ये हो जाएगा 6, ओके, और ये हो जाएगा 12। 12 और 6 हो जाएगा 18, 18 तो 20, ये 20, 1 into 1, देखिए इक्वल नहीं हुआ, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हम बोर्ड पे आपके लिए लिख दे रहे हैं, आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन अब आप सीख चुके हैं तो कोई मतलब नहीं वो सब क्वेश्चन कराने का, और ऐसे भी पहले से भी आप लोग जानते ही थे, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और हम लिख देते हैं बोर्ड, कर लीजिएगा आप लोग, मिटा देते हैं, मिटा दें। ओके, आप ये एक आध क्वेश्चन आप घर पे बना लीजिएगा। क्वेश्चन है ए, आप ले लो आप 1 2 -2 3, और आप बी ले लो, यहीं पे लिख देता है, बी ले लो आप 1 2 2 3 3 1। क्या निकालना है, फाइंड ए बी एंड बी ए। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, 2 3 -1, ए को ले लो 2 3 -1 1 2 1, और बी को आप ले लो 1 -1 0 2 1 1। वही दोनों निकालना है, ए बी एंड बी ए निकालना है। एक और ले लो आप, ए ले लो आप 1 -4 -2 2 3 5। देखिए सारे का ऑर्डर हम अलग रखें खास के, कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस आपका ठीक ठाक हो जाए। 2 4 2 3 5 1, चलो इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख दे रहे हैं बट उसको हम लोग करेंगे नहीं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, इवेलुएट करना है a³ -6a² and 7a + 2i, इसको इवेलुएट करना है। जहां पे a के बारे में ये बोला जा रहा है, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, 102 020 and 213। इस बार बोर्ड का कोई गारंटी नहीं है, क्वेश्चन आपको ये सब भी मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है। ये बनने को बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको क्या निकालना होगा, यहां से a² निकालेगा, a² कैसे निकलेगा, a into a करके। एक बार a² निकालेगा तो फिर a³ निकाल लीजिएगा। a³ कैसे निकलेगा, a² तो आप निकाल के बैठे होंगे into a। अच्छा यहाँ पे ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता, जब सेम होता है ना तो आप a² into a कर लो या a into a² कर लो, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा ना। मतलब अगर कहीं पे a³ लिखा हुआ है तो आप a into a मल्टीप्लाई कर लो, या a² into a कर लो, या a into a² कर लो, यहाँ पे ऑर्डर का कोई मतलब नहीं।
जब सेम होता है तो यही अलग होगा तो फर्क पड़ जाता है। वो चीज हम लोग देख चुके हैं। तो एक बार आप ए क्यूब निकाल लेना, यहाँ से निकल जाएगा, थोड़ा मेहनत लगेगा। ए क्यूब जब निकालने गए हो तो ए स्क्वायर उस टाइम निकला ही होगा, तो वो रिजल्ट आपके पास होगा ही। तो उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, अब फिर दोनों को माइनस करना है। ए में 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ए तो ऑलरेडी है, इसको 7a बना लीजिएगा, यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा 7 0 14, जो भी रिजल्ट आ जाएगा। 2i का मतलब क्या हुआ? देखिए एकदम क्लियर बात है कि एडिशन हमेशा सेम ऑर्डर पे होता है। तो जब इसका ऑर्डर 3 into 3 है तो ये i3 है। ये कई बार नहीं लिखता है, लेकिन आपको अपने से दिमाग लगाना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम ऑर्डर पे होता है। तो जब ये सब तीन तीन ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है, तो ऑब्वियसली ये भी थर्ड ऑर्डर का ही होगा। यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और आगे 2 है, ये 2 0 0 0 2 0 0 0 2 हो जाएगा, ये 2i हो गया। अब इसको बस जो बोला है वो कर लीजिएगा, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी। तो इस तरह का भी क्वेश्चन मिल सकता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि नहीं आए। चलिए उम्मीद करते हैं ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो बहुत प्रॉब्लम नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेशंस के प्रॉपर्टीज को देखते हैं, जो बहुत काम का प्रॉपर्टी सब है। चलिए प्रॉपर्टीज में लिखिएगा, पहला प्रॉपर्टीज लिखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not commutative, is not commutative in general, in general मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन जनरल। कॉम्यूटेटिव किसको बोलते हैं? जो आप ये देखते हैं ना, ए बी इज इक्वल टू बी, इसी को कॉम्यूट या कॉम्यूटेटिव कहा जाता है, ध्यान देंगे, है ना। तो हमने क्या लिखा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन जनरल, मतलब जरूरी नहीं है, बट हम लोग देखे मल्टीप्लिकेशन कर करके तो हमको समझ में आया कि ज्यादातर केसेस में ए बी बी ए के बराबर नहीं आता, ज्यादातर केसेस में, इसलिए लिखा गया इन जनरल। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन जनरल। लिख देते हैं, इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए देन दे आर कॉम्यूटेटिव और कॉम्यूट। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी में आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए क्या है। सेकंड प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is associative and distributive। मतलब ये जानते एक तरह से आप डॉट प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टी आप देखें ना, वही उसी तरह का दिखता है। डॉट प्रोडक्ट में भी कॉम्यूटेटिव जल्दी होता नहीं था, याद करिए, लेकिन एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो बहुत मिलता जुलता प्रॉपर्टी आपको ये लगेगा डॉट प्रोडक्ट से, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। तो एक एग्जांपल दे देते हैं, ये एग्जांपल जैसे ए बी सी, ये एसोसिएट कर रहा है, तो देखिए ए बी सी, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव। मतलब इनका कहना है कि अगर तीन मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, तीन मैट्रिक्स आपको मान ली दिया हुआ है, तो आप बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर आगे में ए रख के मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप ऐसे मल्टीप्लाई करो या ए और बी को मल्टीप्लाई करके फिर सी से मल्टीप्लाई करो, ऐसे करो, आंसर सेम ही आना है। देखिए ऑर्डर हम नहीं बदल रहे हैं, जो ये ऑर्डर है ए के बाद बी, बी के बाद सी, इस ऑर्डर को हम नहीं बदल रहे हैं, सिर्फ एसोसिएट कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। मतलब हमने क्या देखा है, ए बी मल्टीप्लाई करके सी करो, या यहाँ पे आप बी सी मल्टीप्लाई करके आगे से आगे में ए से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए हम ऑर्डर नहीं बदले हैं, ठीक है, सिर्फ एसोसिएशन बदल दिए हैं, तो ये चलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। ऑर्डर में फर्क पड़ता है, आप खुद देख चुके हैं,
कि ए और बी किए और बी और ए किए तो ऑर्डर में कितना फर्क पड़ा था। तो ऑर्डर हम नहीं बदले, ध्यान दीजिएगा इस बात। ठीक है, सिर्फ एसोसिएशन बदले हैं। ये बी के साथ सी एसोसिएट था, इस बार हम ए के साथ बी को एसोसिएट कर दिया, बी के एसोसिएशन को चेंज कर दिया। इससे रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट सेम आता है। कभी ऐसा पड़ा तो आप ये कर सकते हैं। ए बी प्लस माइनस सी, देखिए यहाँ पे फिर आपके पास मैट्रिक्स है। तो देखिए आप चाहो तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इस तरह से, तब भी रिजल्ट आपका सेम आएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव का एग्जांपल है। पहला क्या देखें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्पिटिटिव इन जनरल, इज नॉट कॉम्पिटिटिव, इज नॉट कॉम्पिटिटिव इन जनरल। दूसरा प्रॉपर्टी क्या क्या देखें, अच्छा कॉम्पिटिटिव किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। दूसरा क्या कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब ये एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव को फॉलो करता है। एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव होता क्या है, उसके लिए एक एक एग्जांपल हम आपको दे देंगे। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे एसोसिएशन बदला, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए। ठीक है, आप ऐसे भी करके बना सकते थे या आप ऐसे भी करके बनाते, रिजल्ट आपका सेम ही आना था। चलिए हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी। देखिए तीसरे प्रॉपर्टी में क्या होगा कि इफ ए बी इज इक्वल टू ओ, नल मैट्रिक्स को हम लोग ओ से शो करते हैं। ओके, ठीक है, जीरो नहीं पढ़ा जाता है, इसको ओ बोला जाता है। ये भी एक मैट्रिक्स ही होता है। ये कैसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सब में 0 0 0 दिखता है ना। इफ ए बी इज इक्वल टू ओ, देन नॉट नेसेसरी ए और बी इज null matrix. If AB is equal to O, then not necessarily A or B is null matrix. मतलब अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई आपको नल मैट्रिक्स देता है, तो जरूरी नहीं है कि A या B इसमें से कोई नल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं, एक मैट्रिक्स ले लो आप 1 0 0 0, देखो ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं क्योंकि एक एलिमेंट दिख रहा है। और एक मैट्रिक्स आप ले लो 0 0 0 3, तो ये भी नल मैट्रिक्स नहीं है। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो तो देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे होगा, रो टू कॉलम, तो 1 इंटू 0 0 एंड 0 इंटू 0 0 0, फिर ये रो इससे जाएगा तो 1 इंटू 0 0 0 इंटू 3 0, देखो फिर से 0, फिर ये इससे होगा तो यहाँ तो खैर 0 ही है तो 0 ही आना है, ये इससे होगा तो 0 से 0 एंड 0 3 0, देखो देखो इंडिविजुअली ये दोनों का दोनों नल मैट्रिक्स नहीं था, लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नल मैट्रिक्स आया। तो यही लिखा गया है कि ए भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखता है इस पर, तो और जैसे जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ऐसा कुछ रियल नंबर में कि अगर ये 0 होगा तो या तो इसको 0 होना होगा या तो इसको 0 होना, मस्ट कंडीशन है, ये मस्ट कंडीशन है कि इसमें कोई एक 0 जरूर होगा। रियल नंबर में हम लोग यही पढ़ते हैं कि दो चीज अगर मल्टीप्लाई होकर 0 बनता है तो कम से कम इसमें एक तो पक्का है कि 0 होगा। लेकिन मैट्रिक्स क्या बोलता है कि अगर दो मैट्रिक्स मिलकर एक नल मैट्रिक्स तैयार करता है, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि ए और बी आपका नल मैट्रिक्स हो। ठीक है, ये एग्जांपल में आपको हम दिखाएं आपको। ठीक है, चलिए हम लोग चौथे प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। मिटाएं इसको, मिटा दें, बोर नहीं ना हो रहे हैं, थ्योरेटिकल है वो। ज्यादातर लोग मैट्रिक्स को क्या समझते हैं मालूम है, ज्यादातर मैट्रिक्स को समझते हैं कि बस ऐड सिखा दिए, मल्टीप्लाई सिखा दिए, ठीक है, फिर एडजॉइंट और इनवर्स सिखा दिए, खत्म हो गया, थोड़ा बहुत सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक दिखा दिए और खत्म कहानी। ज्यादातर लोग ऐसे ही समझते हैं इसको, लेकिन आप देख रहे हैं कि थ्योरी है इसके अंदर काफी। कितने लोग इस तरह से पढ़ा है थ्योरी एकदम ठीक ठाक करके, एक दो बच्चा तो होना चाहिए कम से कम। कितना लोग बोर हो रहा है ये तो बता सकता है। मिटाएं इसको। अच्छा हम लोग मैसेज भी अब करना छोड़ दिया, मैसेज ही नहीं करते, दो बच्चा किया सही, एक तो बोला अभी तो हम पढ़ ही रहे हैं। चलिए ठीक है, आपका कोई खास नुकसान नहीं हुआ। थ्योरी बताएंगे वैसे ही बढ़ा दें, दो चार क्वेश्चंस कराएं और फिर चेंज कर दें, जैसा बोलो कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं मैं हटा दो एकदम। आराम से पढ़ाइए। अच्छा चलिए अगले इसमें आते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट में है आपका कि इफ AB is equal to AC, then not ये भी एक रिजल्ट है ना। देखिएगा अगर मान लीजिए ए और बी आपका जो रिजल्ट है वो ए और सी के बराबर है, मान लीजिए ये दोनों रिजल्ट, ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में काम आता है रिजल्ट। अगर ए बी एक रिजल्ट दिया और ए सी एक रिजल्ट दिया और दोनों बराबर आ गया, तो कोई जरूरी नहीं है कि बी और सी भी आपका बराबर हो। नॉट नेसेसरली बी इज इक्वल टू सी, हो भी सकता है बट जरूरी नहीं है। तब याद रखिएगा, मतलब जो कैंसिलेशन हम लोग अक्सर करते थे यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है कि आप ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं कि ये दोनों का दोनों आपको बराबर हो, बी और सी आपस में बराबर। इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी देन नॉट नेसेसरली बी इज इक्वल टू सी। चलिए अगले प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। ये शायद प्रॉपर्टी नंबर कितना था, 4 था ना, चौथे प्रॉपर्टी पे बात। अभी तक पहला प्रॉपर्टी क्या था, पहला प्रॉपर्टी ये की थे कि कॉम्यूट को फॉलो नहीं करता ये इन जनरल, मतलब ये नहीं बोले कि फॉलो ही नहीं करता, होता ही नहीं है हम नहीं बोले, इन जनरल फॉलो नहीं करता है। ज्यादातर केसेस में हम लोग देखें कि फॉलो नहीं करता है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या की, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एसोसिएटिव। सेकंड प्रॉपर्टी कॉलम और रो कॉमन ना हो तो नहीं समझ में आ रहा तिवारी, कॉलम और रो नहीं हो तो पता नहीं, हम समझ नहीं पा रहे बात, कॉल कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले इस पे आते हैं हम लोग। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर पहला प्रॉपर्टी क्या था कि कॉम्यूट को फॉलो नहीं करता है, कॉम्यूट को फॉलो नहीं करता है जनरली, जनरली हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि जनरली का मतलब है कि कभी कभी फॉलो कर जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या सीखे कि डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव को फॉलो करता है। तीसरा रूल्स था हमारे पास कि अगर दो मैट्रिक्स, ओके नहीं 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 नहीं, नहीं। ठीक है, तीसरा तीसरा क्या था, तीसरा हम लोग ये देखें कि अगर दो मैट्रिक्स मिलकर नल मैट्रिक्स तैयार करता है तो जरूरी नहीं है कि उसमें कोई नल मैट्रिक्स हो, ये हम लोग देखें। ठीक है, उसका एग्जांपल भी दिए। और चौथा यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी अगर ए सी के बराबर हो, अगर आपको लगता है कि ए और ए कट जाएगा तो बी और सी बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये मतलब जरूरी नहीं है, मतलब हो सकता है बट ये जरूरी में नहीं आता, मस्ट कंडीशन में नहीं। देखिए बहुत सारा ऐसा केसेस आप देख रहे हैं जो रियल नंबर में कंपलसरी था, लेकिन आप देखिए मैट्रिक्स में वो कंपलसरी में नहीं है, हो भी सकता है लेकिन वो कंपलसरी में नहीं है, पक्का पक्का वाला नहीं है। पांचवा प्रॉपर्टी बात है, पांचवा प्रॉपर्टी तो ऐसे हम लोग बात किए हैं, कोई खास नहीं है। अगर मान ली इस तरह का कोई मैट्रिक्स है तो आप उसको a इंटू ए लिखिएगा। जैसे मान ली आपके पास मिल गया कि ए क्यूब, तो ए क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, या ए इंटू आप ए स्क्वायर लिख सकते हैं, या ए इंटू ए लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर a टू द पावर n है तो आप क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं a इंटू ए इंटू ए इंटू ए अप टू n टाइम्स। मतलब कभी भी किसी भी तरह का लिखने का आपको जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, तो आपको प्रिपेयर रहना होगा, बहुत तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, ओके, तो ये बस लिखने का एक पैटर्न दे रहे हैं कि कहीं पर जरूरत होगा तो अगर सेम तरह का इस तरह का है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। चलिए, अच्छा बहुत लोग स्क्वायर का एक गलत मतलब भी निकालते हैं। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स ऐसे है 2 1 3 4 है और हम बोले ए स्क्वायर निकालो। देखो सही तरीका क्या है, पहले हम वो लिख देते हैं, ए आपके पास 2 1 3 4 है और आपको ए स्क्वायर निकालना है, तो सही तरीका है इसको ए इंटू ए लिख दो। उसके बाद क्या करो, ए को यहां पे लिख दो और फिर से ए को यहां लिख दो और फिर इसको आप मल्टीप्लाई के पोजीशन में जाओ, 2 दूनी 4, ठीक है, एंड प्लस 3, फिर इधर जाएगा तो 6 और 12, ठीक है,
फिर इधर जाएगा तो 2 और फिर ये जाएगा तो +4, फिर इधर जाएगा तो 3 और ये फिर हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, 12 6 18, 16 19 ऐसे। दिस इज द राइट वे, ये सही तरीका है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि एक बच्चा इसको ऐसे किया 2 1 3 4, यहाँ पे स्क्वायर मारा और 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया, 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया और 4 का स्क्वायर ऐसे लिख दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। अब बोलेगा ये तो हम लोग जानते ही थे, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे हम पहली बार पढ़ रहे हैं। तो इस तरह का नहीं होता है कि आपको सेम तरह का मिला तो यहाँ स्क्वायरिंग मारिए और अंदर का जो एलिमेंट है उसका स्क्वायर मार दीजिए, ऐसा नहीं होता है। इसके लिखने का राइट तरीका ये कि a इंटू ए लिख लें, a को लिखें, फिर आप प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन करें, उससे जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। तो हम लोग इस प्रॉपर्टी में यही चीज जाने, क्योंकि इसके लिखने का पैटर्न जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इसको जानेगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आप अच्छा काम कर पाइएगा। तो चलिए अगले प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर शायद 6 है ना, शायद 6 है ना, छठे प्रॉपर्टी वाले। देखिए प्रॉपर्टी टफ नहीं है, नंबर्स पे मत जाइए कि हम 6 प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं या 5 हो गया, सब आसान है। आसान इतना है कि आप ऐसे ही बोल सकते हैं, पहला कि कॉम्बिनेटिव जनरली नहीं होता है, दूसरा प्रॉपर्टी एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव फॉलो करता है, तीसरा प्रॉपर्टी अगर ए बी ओ के बराबर जरूरी नहीं कि ए और बी नल मैट्रिक्स हो, चौथा प्रॉपर्टी अगर ए बी ए सी के बराबर हो तो जरूरी नहीं कि ए और बी और सी बराबर हो जाए। यही किए। पांचवा प्रॉपर्टी जो अभी किए कि हम कोई भी ए क्यूब है तो ए इंटू ए ऐसे लिख सकते हैं, या ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, या ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब हम ये देख रहे हैं कि इसमें ऑर्डर मतलब माने नहीं रखता है, अगर सेम है तो ऑर्डर का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। अब हम लोग एक चीज जानना चाह रहे हैं कि अगर मान ली एक मैट्रिक्स ए है और एक दूसरा मैट्रिक्स बी है, ऑब्वियसली दोनों मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स को जोड़िएगा तो मैट्रिक्स ही आएगा, मतलब एक नया मैट्रिक्स। और अगर आप इसको स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, सवाल ये है। अगर एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है और दोनों को ऐड करके स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा। तो देखिए ये देख के बड़ा अच्छा लगता है कि बचपन में फॉर्मूला पढ़े थे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। गलती भी मत करिएगा उसको लगाने का, ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत गलती करिएगा, ठीक है। दो मैट्रिक्स को ऐड करके स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा। क्योंकि प्रीवियस रूल्स में हम लोग सीखे थे कि अगर कोई मैट्रिक्स है और अगर उसका स्क्वायर है तो आप उसको ऐसे लिखिए, प्रीवियस रूल में सीखे हैं, इसलिए इतना ध्यान हम दिला रहे थे इस पर। तो इसका मतलब है कि इसको हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ये बात समझ में हमको आ गया। हमको इसको ऐसे खोलना होगा, इस पे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है इस रूल्स पे, ठीक है। मतलब आपको मैट्रिक्स पे अगर स्क्वायर है तो आपको उसको ऐसे खोलना होगा। अब ऑलरेडी ए और बी तो मैट्रिक्स ऐड होके नया मैट्रिक्स बनेगा तो सी स्क्वायर ले लो। अगर ए प्लस बी को सी मान लो तो सी का स्क्वायर ही होना, तो सी इंटू सी लिखेंगे। आप सोचिएगा कि हम इसको फार्मूला लिख दें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो मैट्रिक्स के केस में ये रॉन्ग है, मैट्रिक्स के केस में बिल्कुल रॉन्ग है। तो फिर आप कैसे करोगे, दिस इंटू ए, ऑर्डर बहुत मतलब रखता है, ए इंटू बी इंटू ए एंड बी इंटू बी, देन व्हाट, ए इंटू ए स्क्वायर, और हम लोग को मालूम है कि इसको हम बराबर नहीं कर सकते हैं, तो ए बी प्लस बी ए एंड प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज अ, ठीक है। ये जो हम लिखें ये जनरल एक्सप्रेशन है, जनरल एक्सप्रेशन, ये जनरल एक्सप्रेशन है, ओके। चलिए हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये कब होगा, ओनली व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी। अरे जब ये दोनों बराबर हो जाएगा, ए बी बी ए के बराबर होगा तो हम इसको ए बी लिख सकते हैं, तो 2ab हो जाएगा। तो ये रिजल्ट तभी पॉसिबल है जब आपका क्या होगा, ए बी बी, मतलब ये कॉम्यूट को फॉलो करे, मतलब मींस ए एंड बी आर कॉम्यूटेटिव या कॉम्यूट।
ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। ओके, बट आप ध्यान रखिएगा कि अगर ये कॉम्यूट फॉलो नहीं करता है, लिख देता है, ठीक है, ऊपर में ही लिख देता है कि ए एंड बी, जैसे आपको दिया ऐसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप बताइए, और ऊपर में लिख दिया कि ए एंड बी आर कॉम्यूटेटिव, तो बेवकूफी आप क्या करिएगा मालूम इसके बाद, देखिए ऊपर में लिख दिया कि ए एंड बी आर कॉम्यूटेटिव, उसके बाद ए एंड बी आर कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ, ए बी इज इक्वल टू बी। तो अब आप इसको आराम से फॉर्मूला में खोल लीजिए, जरूरत नहीं है आपको इसको इस पैटर्न में फिर लिखने का, अगर आपको ये रिजल्ट आपके पास है पहले से मौजूद तो, ठीक है, पहले से अगर ये रिजल्ट है तो आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं ये रिजल्ट समझ में आया, जल्दी से हाँ ना जो भी बोलिए फटाफट। चलिए, कुछ सीखे आज? चलिए बिठाते हैं इसको फटाफट। देखिए इसके बाद जैसे अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी नंबर शायद 7 है। 7 में हम आपको बस ऐसे समझाते हैं कि अगर ए बी बी ए के बराबर दे दिया, सुनिएगा अभी हम इससे पहले भी बोले थे बात, अगर ए बी बी ए के बराबर हो गया तो आप कोई भी फार्मूला को खोल सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं, कोई भी फार्मूला खोल सकते हैं, कोई भी, मतलब आपको लाइसेंस दे दिया, ये लाइसेंस है, एक बार लाइसेंस मिल गया तो कोई भी 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर आप चला सकते हैं, ठीक है, ये हेवी व्हीकल लाइसेंस है, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। अगर ऐसा दिया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बात यही नहीं रुकेगा, ये 2 व्हीलर था, अगर आप 3 व्हीलर पे भी आ जाइएगा तो भी आपका यही होगा, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आपको ये रिजल्ट दे दे, मतलब ए एंड बी आर कॉम्यूट, ये लिख दे, तभी आप ये लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ये नहीं लिख सकते, तब हम सीधे काट देगा तो गलत हो जाएगा। मतलब आप चाहें तो इसको, इसका बाइनोमियल भी हम आपको दिखा दें, a प्लस बी पावर n इज इक्वल टू n c0 a टू द पावर n nc1 a टू द पावर n माइनस, ये नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बाइनोमियल लिख रहे हैं एक्चुअली, तो किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, ये क्या लिखे, हम दिखाएं कि फॉर्मूला लिख सकते हैं, हम यही बात आपको यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। ओके, चलिए अगले रिजल्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए रिजल्ट कुछ है नहीं ऐसा भारी कि आपको बहुत ज्यादा मेमोराइज करना होगा, और हम बहुत बार बोल भी रहे हैं रिजल्ट्स को, तो मतलब आप याद भी होते ही जा रहा होगा, कुछ खास नहीं, पिछला 2-3 रिजल्ट तो इसी के ऊपर टिका हुआ सब। अगले रिजल्ट में आते हैं, देखते हैं, ये बहुत माइनर माइनर बात हम आपको बता रहे हैं, छोटा छोटा बात बता रहे हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, अच्छा आपको एक बात हम बताए थे जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे, तो आई को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वापस यही आता है, ए इंटू आई करो या आई इंटू ए करो, इसका मतलब है कि ए एंड आई आर कॉम्पिटिटिव। तो अगला रिजल्ट हम लोग इसी के ऊपर बनाएंगे, ए एंड आई आर ऑलवेज कॉम्पिटिटिव, मतलब कि ए और आई, मतलब इसमें लिखेगा नहीं आपको, जैसे आपको एक फॉर्मूला दे देगा, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ऐसा, एक ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, शायद a प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a, ऐसी कुछ क्वेश्चन है शायद, देख लेते हैं अभी बन जाएगा तुरंत। तो a एंड आई आर, यहाँ पे ऊपर में नहीं लिखा कि a एंड आई आर कॉम्पिटिटिव, लेकिन वी नो दैट कि a एंड i हमेशा क्या होता है, कॉम्पिटिटिव होता है, तो दिस इक्वल टू a इज इक्वल टू i। ओके, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर a प्लस आई का होल क्यूब होगा तो आप इसको लिख सकते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर, अच्छा उसमें कुछ और कंडीशन भी शायद बगल में लिखा था, ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पे अभी हम बात नहीं करेंगे, उस कंडीशन जब मिल जाएगा तो उसके हिसाब से बात करेंगे हम लोग, है ना।
तो यहाँ पे 3a स्क्वायर i एंड प्लस 3a i स्क्वायर एंड प्लस i क्यूब, दिस इज अ फॉर्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, दिस इज अ फॉर्मूला। ठीक है, वहां पे शायद कंडीशन था, एक और कंडीशन डाला हुआ था कि शायद कि a स्क्वायर इज इक्वल टू a, इफ ऐसा कोई कंडीशन था। क्वेश्चन हमको शायद लग रहे हैं कि इफ a स्क्वायर इज इक्वल टू a देन इवैल्यूएट तो देखिए ऑलरेडी इसको तो हम ओपन कर चुके हैं, ठीक है, ओपन तो कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा, a क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा देखा जाए, a क्यूब को लिख सकते हैं आप a स्क्वायर इंटू ए। हम इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है a एंड i आर ऑलवेज कॉम्बिनेटिव, तो डायरेक्ट फॉर्मूला खोलेंगे, डायरेक्ट खोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि कॉम्बिनेटिव का हम फायदा उठाएं। अब देखिए a क्यूब को हम a स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, और a स्क्वायर a दिया हुआ है, गिवन है, तो इसके बदले में a लिखेंगे, a इंटू ए मिलकर फिर से a स्क्वायर बनेगा, इस a स्क्वायर को हम फिर से a लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि a क्यूब का वैल्यू a आया। तो देखिए ये हो गया a। अच्छा i के बारे में जानिए कि i का स्क्वायर i ही होता है, i का क्यूब भी i ही होता है, i पे पावर इन भी लीजिएगा तो i ही होगा, ये याद रखिएगा, i पे कोई भी पावर ले लीजिए, कोई भी पावर, फाइनली वो वापस i ही आ जाएगा। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 3 a स्क्वायर a हो जाएगा और i, ये हो गया 3 a i स्क्वायर का मतलब i एंड i क्यूब का मतलब हो गया i, ठीक है, और दिस इक्वल टू देखिए a। अच्छा a को जब i से मल्टीप्लाई करेगा तो ये कॉम्बिनेटिव फॉलो करता है, तो a ही हो जाएगा, तो 3a हो गया, a इंटू आई फिर से a ही हो गया, एंड यहाँ पे i रख लेते हैं, तो दिस इक्वल टू देखिए 3a 6a 6a 7a 7a प्लस i। तो देखिए आपको पता चल गया कि इसका जो रिजल्ट है वो 7a प्लस i है, और यहाँ पे -7 है, ये दोनों कट जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, i। ठीक है, समझ में आया, ए एंड आई आर ऑलवेज कॉम्पिटिटिव, है ना, ये कहीं लिखेगा नहीं, आपको देगा नहीं लिख के, आपको पहले से जान के रखना है कि कॉम्पिटिटिव होता है, उसी के बेस पे हम एक क्वेश्चन कुछ और भी बात सीखें कि इसका स्क्वायर क्यूब कुछ भी लो वापस आ ही आ जाता है, एक चीज ये सीखे हम लोग। और ये तो इस कंडीशन की वजह से ए बना, ऐसा होता नहीं है कि ए क्यूब ए ही हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ये गलत बात है, ठीक है, लेकिन ये कंडीशन की वजह से ऐसा होगा, ये कंडीशन के कारण ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए देने की वजह से वो ऐसा बना, तो बाकी तो आप देखिएगा, मिटाते हैं इसको, ठीक है। अच्छा कुछ एक दो बात हम लोग और थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। अच्छा यहाँ पे चलिए जनरली कुछ लिख ही देते हैं, चलिए जैसे हम लोग यहाँ पे क्या देखें, ए एंड आई आर ऑलवेज कॉम्बिनेटिव, तो कभी भी अगर आपको a प्लस आई का होल स्क्वायर दे दे तो a स्क्वायर प्लस 2ai प्लस आई स्क्वायर कर लेना, तो a स्क्वायर तो ऐसे ही हो गया, a और i मल्टीप्लाई होकर a ही बन जाएगा, आई स्क्वायर आई हो जाएगा, तो a प्लस आई का होल स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस आई का होल क्यूब तो अभी हम जस्ट बनाए। अगर कंडीशन नहीं होता तो क्या होता बाबू, a प्लस आई का होल क्यूब क्या होता अगर कंडीशन नहीं होता, तो a क्यूब 3a स्क्वायर आई प्लस 3ai स्क्वायर एंड प्लस आई क्यूब, यही होता है। तो a क्यूब का तो कुछ होगा नहीं, वैसे ही रखो, ये एक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स i से मल्टीप्लाई होगा तो वापस यही मैट्रिक्स बचेगा, ये 3a स्क्वायर हो गया, ये एक मैट्रिक्स है i स्क्वायर i बन जाएगा, आई क्यूब भी i बन जाएगा, ये a क्यूब हो गया, ये 3a स्क्वायर हो गया, देखो ए आई का मतलब ए ही होगा तो 3a हो गया, और ये आई हो गया, तो दिस इक्वल टू a प्लस आई का होल क्यूब। इस पे कॉम्पिटिटिव जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इसमें आपका पकड़ अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक चीज हम आपको और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, छोटा छोटा बात, अगर कोई मैट्रिक्स है और उसमें कोई पावर है और एक दूसरा मैट्रिक्स है एकदम सेम, बेस सेम है, उसमें पावर है, तब आप क्या करोगे, उस मैट्रिक्स को आप इस तरह से ऐड कर सकते हो, ए इज मैट्रिक्स, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बहुत बेसिक्स बात है ना। देखिए ये सब रिजल्ट होता है लेकिन आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स में होता है कि नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाएगा। एक मैट्रिक्स है उसमें कोई पावर है, एक दूसरा सेम ही मैट्रिक्स है उसमें पावर है,
तो बेस ऐड हो सकता है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। और ये तो हम आपको बताएं कि अगर i पे पावर n होगा तो i होगा, जहाँ पे ये n जो है ना वो नेचुरल नंबर होना जरूरी है। यहाँ पे कोई भी पावर होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे जो n होगा वो नेचुरल होना चाहिए। अच्छा एक और चीज समझिए, किसी मैट्रिक्स पे अगर पावर 0 होगा ना तो 1 नहीं होता है, यहाँ पे i बनता है, याद रखिएगा, बहुत बेसिक बात। किसी भी मैट्रिक्स में अगर पावर 0 होगा तो i बनेगा, ओके, ना कि आपको वो 1 बन जाएगा। जनरली रियल नंबर में 1 बनता है। अच्छा एक और छोटा बात यहां पे कर सकते हैं कि अगर अलग ऑर्डर में भी मल्टीप्लाई हो, अभी तो बहुत सारे बच्चों को ये ध्यान रहता है कि अच्छा लगता है इन दोनों को ऑर्डर सेम होगा, ये अलग ऑर्डर का भी मैट्रिक्स हो लेकिन मल्टीप्लाई पॉसिबल है। मान लीजिए 3 इंटू 3 है, ध्यान दीजिएगा, और ये 2 इंटू 3 है, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है क्योंकि ये और ये बराबर है, तो फाइनल रिजल्ट ए ही आएगा, और वो आएगा 2 इंटू, जैसे मान लीजिए 2 इंटू 4 है, ऐसा ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में होगा, तो यानी कि फाइनल रिजल्ट आपको यही आएगा। मतलब अगर अलग ऑर्डर भी हो तब भी आई के साथ, इसलिए हम लोग जनरली बोलते हैं कि आई किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है और वो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल अगर है तो वो मैट्रिक्स वापस आ जाता है। ठीक है, इसलिए हम अलग मैट्रिक्स करके आपको दिखाएं। अच्छा इसमें एक और बात किया जा सकता है, ठीक है, चलिए देखिए प्रॉपर्टी याद करने वाला नहीं, बस समझने वाला है। जब आपके पास क्वेश्चंस आए तो आप कर पाए क्वेश्चंस। अब आपको समझ में आया कि मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या था देखने लायक, पढ़ने लायक बात। ओके, आप चलिए इसमें एक और बात हम आपके लिए कर देते हैं। जैसे मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पर लिख सकते हैं हम a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, एंड दिस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ओके, देखिए अगर ये कॉम्पिटिटिव होता, अगर ये कॉम्पिटिटिव होता तो ये रिजल्ट नया तैयार होता, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता। कॉम्पिटिटिव होता तो ये दोनों बराबर हो जाता और तब ये आपका रिजल्ट ये आता। लेकिन अगर मतलब ये कॉम्पिटिटिव बोलते हैं, कहीं कहीं पे कॉम्यूट बोलते हैं, कहीं कहीं पे ए बी इज इक्वल टू बी ए बोलते हैं, जो भी। और अगर ये एंटी कॉम्यूट होता है, एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया हम, एंटी कॉम्यूट, ठीक है, एंटी कॉम्यूट होता है कि ए बी जो है ना वो माइनस बी ए, इस पे आपको क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में कई बार आया है। एंटी कॉम्यूट अगर होगा तो ए बी इज इक्वल टू माइनस बी होगा, यानी इसको ऐसे भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है कि ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0, नल मैट्रिक्स ऐसे भी लिखा रहता है। दिस इज द एंटी कॉम्यूट। और दैट केस में बहुत सिंपल है, अगर ए बी प्लस बी ए 0 हो जाए या ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए हो जाए तो रिजल्ट आपके पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू बी ए को क्या बोलेगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए को आप बोलेगा इज कॉल्ड कॉम्यूट। तो इतना बार हम बोल दिए कि अब तक याद हो जाना चाहिए। एंड ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए is called anti-commute, anti-commute। यहां तक क्लियर है कंसेप्ट, कोई दिक्कत? एक छोटा सा कंसेप्ट है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का, देख लेते हैं उसको भी क्या है। चलिए एक है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, हो गया, थ्योरी खत्म ही हो गया। अगला क्लास बहुत ज्यादा कंपलसरी नहीं है वैसे बच्चों के लिए जो सिर्फ स्कूल्स का पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कम से 20 22 25 क्वेश्चन करेंगे कल की क्लास में। और सारा का सारा जो क्वेश्चंस होगा वो आपका, कुछ क्वेश्चंस बोर्ड्स वाले होंगे शुरू में 3 4, उसके सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस होंगे। तो कंपलसरी क्लासेस नहीं होगा, जो लोग सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ना चाह रहे हैं कल वाला क्लास हम पहले ही बोल दे रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं हो कि आप आइए और फिर आपको लगे कि नहीं। थ्योरी था तो थ्योरी तो खैर आप जान गए तो कुछ बुराई नहीं थ्योरी जानने में,
थ्योरी जानना कुछ खराब चीज नहीं होता है, ठीक है। देखिए अब फिर से बोले, थोड़ा टाइम लगेगा। मल्टीप्लीकेशन जैसे हम आज पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, कल इस पे प्रॉब्लम कराएंगे 25-26 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आज भी आप देखिए बीच बीच में बहुत सारा कंसेप्ट डेवलप किए, ठीक है, और कल भी जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो उसके बीच बीच में कुछ कुछ कंसेप्ट को डेवलप कर देंगे, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, लेकिन हम प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स नहीं जानते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस कल आएंगे तो उस पर हम बात करेंगे। छोटा है, 2-3 ही प्रॉपर्टीज है, ज्यादा नहीं है। ट्रांसपोज कल नहीं बात करेंगे, ट्रांसपोज पे बात हम करेंगे सिमेट्रिक एंड स्कियोसिमेट्रिक पे जब डिस्कशन करेंगे, पूरा एक क्लास ले लेगा, सिमेट्रिक एंड स्कियोसिमेट्रिक पूरा एक क्लास लेगा, और हो सकता है जिस दिन वो लें वो 2 घंटे का क्लास हो, बड़ा क्लास होगा वो, ठीक है। तो वहां पे हम ट्रांसपोज बताएंगे। उसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा एडजॉइंट आएगा, उसके बाद आएगा, यानी अभी भी हमारे पास एडजॉइंट पहुंचने के लिए 2 क्लास और बचा हुआ है, ठीक है। एडजॉइंट एंड इनवर्स उसके बाद करेंगे, और उसके बाद फिर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो मान के चलिए 4-5 क्लासेस हैं, 2 क्लास इधर है, एडजॉइंट एक क्लास में हो जाता है, कि अब 2 क्लास एडजॉइंट रख लीजिए, एडजॉइंट का मतलब इनवर्स भी हो जाएगा, उसमें दोनों हो जाता है। एडजॉइंट इनवर्स में 2 क्लास रख लीजिए, इधर 2 क्लास रख लीजिए, 4, एक क्लास इक्वेशन में बहुत टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो 4-5 क्लासेस है, कल होगा, क्लास होगा, है ना। अगला आते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल पे आते हैं। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में देखिए क्या होगा, अगर कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है, दिस इक्वल टू ऐसा प्लस a2 x to the power n minus 2 and plus an and x to the power 0, मान लिया ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ पे मान लीजिए आप यहाँ पे a पुट कर लेते हैं, a मतलब मैट्रिक्स हो गया पुट। दैट केस में देखिए क्या होगा, a0 a to the power n, a1 a to the power n, मतलब इस तरह का होता है। कोई फंक्शन आपको रियल नंबर का दिया हुआ है और उसमें अगर मैट्रिक्स पुट करते हैं तो वेरिएबल में मैट्रिक्स पुट होता है, ठीक है। मतलब इससे हमको यही आपको बताना था, an and a to the power 0। तो अगले स्टेप में हो जाएगा a0 a to the power n, a1 a to the power n minus 1 and a2 a to the power n minus 2। और ध्यान दीजिए हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे, ये i होता है, किसी भी मैट्रिक्स पे अगर 0 तो i हो जाएगा। याद रखिएगा ये तभी होता है जब a जो हो, वेयर a इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है कि इफ एफ ए इज इक्वल टू 0 कहीं पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि देन ए इज सेड टू बी रूट ऑफ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि ए जो है, ए क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस फंक्शन को, तो ए क्या होगा, रूट ऑफ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है। तो बेसिकली हम लोग मल्टीप्लीकेशन का थ्योरीज हम कर दिए हैं, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन के थ्योरीज में ज्यादा बचा नहीं कुछ अब, और अब जो होगा क्वेश्चंस के जरिए ही हम लोग करेंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चंस किया जाए क्या? एक आध क्वेश्चन कराते हैं, है ना, मिटा देते हैं। कैसा रहा आपके लिए थ्योरी आज का, ठीक ठाक, बोर नहीं ना हुआ ज्यादा? चलिए देखते हैं, मतलब आपका जो डिसीजन था मैट्रिक्स को हम लोग को पढ़ना चाहिए या हमसे पढ़वाना चाहिए, मतलब ये खराब नहीं ना रहा कि मतलब अच्छा, मतलब हम तो पढ़ाना नहीं चाह रहे थे, सही बात है ये, आप ही लोग जबरदस्ती पढ़े इस टॉपिक को, तो अगर बोर होएगा तो उसका जिम्मेदार हम नहीं है ना। 1 to 1, 1 to 1, ओके, फिर आप आइए 1 to 1, जल्दी से बनाइए तो देखते हैं कितना स्पीड आपका 200 012, ओके, एंड 02x दिस इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे आपको x निकालना, फाइंड x। अच्छा चलिए घर पे कर लीजिए, हम क्वेश्चन 2-3 और डाल देते हैं, इसको कर लीजिएगा घर पे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस है, सिंपल सा। आपको क्या करना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, एक रिजल्ट आएगा, जब जो रिजल्ट आएगा वो फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही है। एक क्वेश्चन और बताइए, कल x का वैल्यू आपसे पूछेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 फॉर x के लिए,
क्वेश्चन नंबर 2 इसी पे देखते हैं x के लिए। x -5 -1 ये है, और फिर इधर आइए 1 0 2। देखिए हम जो मल्टीप्लाई आपको दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन है उसमें, एकदम प्लेन क्वेश्चन नहीं है। x 4 1 सेम टाइप का ये, यहाँ भी x निकालना है। तो इन दो क्वेश्चंस को आप बनाइएगा, वहां से x निकालिएगा। एक क्वेश्चन और x पे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको आंसर कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या x का वैल्यू आया, क्वेश्चन नंबर 2 में x का क्या वैल्यू आया, इसमें क्वेश्चन नंबर लिख दिए, और क्वेश्चन नंबर 3 में x का क्या वैल्यू आया। इसमें है कि अगर इफ x देखिए x, और ये हो जाएगा 1 4 2 5 3 6, और ये -7 2। कुछ लोग इसको इनवर्स से बना सकते हैं, बट इनवर्स मत यूज करिएगा। यहाँ x निकालना, ध्यान देगा यहाँ पे x एक मैट्रिक्स है, नोटिस करिएगा। तो थोड़ा सा इसमें हम हिंट कर देते हैं। देखिए इसमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 3 वर्टिकल लाइन है, 2 into 3। अच्छा ये मल्टीप्लाई इससे तभी होगा, ये मैट्रिक्स है ना, ये मल्टीप्लाई तभी होगा जब सेकंड वाले का रो फर्स्ट के कॉलम के बराबर हो, तो कॉलम तो इसका 2 होना तय है। अब इस पे आते हैं फाइनल रिजल्ट में, ये हो गया आपका 2 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल। फाइनल रिजल्ट 2 into 3 है, तो ये आपका यहाँ पे 2 होगा, यानी कि ये दोनों बराबर हो गया। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब है x के बदले में आप a b c d ले लीजिए, और ये हो जाएगा 1 4 2 5 3 6, and this equal to -7 2 -8 4 and -9 6। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, एबीसीडी में इक्वेशन बनेगा, उसको इससे कंपेयर करिए और एबीसीडी निकाल लेगा। एबीसीडी निकाल के फाइनली आप ये मैट्रिक्स मेरे को बताइएगा कि क्या होगा, ठीक है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हुआ ना, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन हम हटा दे रहे हैं, जो ज्यादा कैलकुलेशन है उसको हटा दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिए ऑलरेडी। कोई दिक्कत होगा तो हम कल देख भी सकते हैं। एक क्वेश्चन और लास्ट, चलिए। लेट a इज इक्वल टू 2 3 -1 4, एंड b जो आपके पास है 5 7 2 4, ठीक है। और c आपके पास जो है वो आपके पास होगा 2 3 5 8। फाइंड द मैट्रिक्स D, फाइंड द मैट्रिक्स D if CD minus AB is equal to 0। मतलब आपको डी मैट्रिक्स निकालना है जहां पे CD माइनस AB इज इक्वल टू 0, मतलब इसको आप CD इज इक्वल टू AB लिख सकते हो, इस मैट्रिक्स को आप CD इज इक्वल टू AB लिख सकते हो, और फिर उसके हिसाब से AB का रिजल्ट तो आपको पता चल ही जाएगा, निकाल ही लीजिएगा। और D को आप ABCD मान लीजिएगा, और C तो आपको पता ही है उसी टाइप का है। तो एक बार इन चारों क्वेश्चन को आप बनाइएगा, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन आप बना लीजिए, ठीक है। अब फिर हम कल इस पे और आगे बात करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन पे, 20-25 क्वेश्चन तो कराएंगे एकदम पक्का पक्का, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था तो हम सोचे हटा ही देते हैं इसको, ठीक है। होमवर्क कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन 2-3 पहले दिए थे, तो होमवर्क टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं। चलिए ठीक है, यहीं तक क्लास रखते हैं, अगले दिन बात करते हैं।